अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल रिव्यूज एंड व्यूज के साथ मैं हूँ आपका अपना गुलाम मुर्तज़ा। आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं वो मोहतरम अल्ताफ शेख साहब की किताब है, आर्कटिक सर्किल के आसपास। ये असल में मोहतरम अल्ताफ शेख साहब ने कुछ साल पहले कॉलम्स लिखे हैं और अपनी याददाश्त कलमबंद की हैं, तो उनको एक जगह पे इकट्ठे करके ये किताब शाया की गई है। पीकॉक पब्लिकेशंस की तरफ से ये किताब 300 सफ़ात में मुश्तमिल है और इसकी कीमत है सिर्फ 500 रुपये। लाड़काना हैदराबाद और कराची से आपको मिल सकती है। डॉक्टर आफ्ताब अबड़ो साहब ने के इदारे पीकॉक ने ये पब्लिश की है। रंगीन सफ़ात भी इसमें शामिल हैं जिसमें तस्वीर दी गई हैं। तो आए इस किताब के बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूँ। आर्कटिक सर्कल कहते किसे हैं? आर्कटिक सर्कल वो इलाका जो 66.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 66.5 से ऊपर जो भी इलाका आता है उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और इसी तरह इक्वेटर जिसे हम उर्दू में ख्याली तस्वीर कहते हैं वो 0 डिग्री बनाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे आती हैं। इसी तरह जैसे ये नॉर्थ पे है आर्कटिक सर्कल, इसी तरह अंटार्कटिक सर्कल 66.5 सदर्न हेमिस्फीयर पे आ जाता है, जैसे जिस तरफ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ममालिक हैं। तो आर्कटिक सर्कल से ऊपर जो भी इलाका है वो बहुत ही हार्श वेदर है वहाँ पे। ये तो इलाका आपने सुना होगा कि जिसे हम कहते हैं 6 महीने दिन 6 महीने रात, ये वो वाला इलाका है। तो अल्ताफ शेख साहब का थोड़ा मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। आप 14 नवंबर 1944 को न्यू हलासन में पैदा हुए। अपनी इब्तदाई तालीम पेटारोकेड कॉलेज से हासिल की। उसके बाद उसरत के ईस्ट पाकिस्तान चिटागोंग से आपने ग्रेजुएशन की और सेल करने लगी मर्चेंट नेवी में। उसके बाद कुछ सालों के बाद आपने मलेशिया को चुना और वहाँ की मलाका नेवल एकेडमी में आपने पढ़ाना स्टार्ट किया और तकरीबन एक दहाई आप मलेशिया में रहे। बहुत सारी किताबें आपकी मलेशिया के लिए भी लिखी हुई हैं। इस वक्त तक अल्ताफ शेख साहब 100 से ज़ायद किताबें लिख चुके हैं नाज़रीन। और लिखने का अंदाज बहुत ही सादा सा होता है। आम फहम, आम लोगों के लिए लिखते हैं, आम लोगों की भलाई के लिए लिखते हैं और लिखते हैं यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए कि निकलें, घरों से निकलें, कुछ करें। जैसे इकबाल ने कहा है ना, सितारों से जहां आगे और भी है। तो इसी तरह इंस्पायर करते हैं कि निकलें, देखें, दुनिया में और बहुत कुछ है सीखने को, पढ़ने को, ढूंढने को। लेकिन आप घर से निकलेंगे तो आप देखेंगे घर में बैठे तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मोहतरम अल्ताफ शेख साहब ने 1992 में मालमो की वर्ल्ड मेरीटाइम यूनिवर्सिटी से की और अपनी पूरी बेच के 145 कंट्रीज के लोग थे वहाँ पे, उन सब में से आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। तो उस वक्त के अपने सऊदीया के अरब दोस्त के साथ लॉन्ग ईयर बाय में ये गए हैं, जो बिल्कुल लास्ट रीजन है नॉर्वे का। और उनके बारे में बड़ी दिलचस्प बातें लिखते हैं कि वहाँ पे मरने में भी पाबंदी है। जी हाँ, वहाँ मरने में भी पाबंदी, क्योंकि वहाँ की ज़मीन इतनी परमाफ्रोस्ट एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, साइंस के बच्चे वो समझ सकते हैं कि परमाफ्रोस्ट वो ज़मीन होती है कि जो कि 2 साल से ज़ायद या कम से कम 2 साल या 2 साल से ज़ायद वो फ्रीज हो। तो वो परमाफ्रोस्ट होने की वजह से वो ज़मीन ठंडी होती है और वहाँ पे जो भी लाश आप दफन करते हैं वो डिकम्पोज नहीं होती। तो लॉन्ग ईयर बाय और उसके आसपास के इलाकों में पोलर बियर बहुत होता है, तो लाश को कब्र से निकाल के खा जाते हैं। डिकम्पोज नहीं होती मतलब वो हमेशा से वैसे की वैसी ही रहती है। तो इस वजह से वहाँ पे मरने में पाबंदी है कि आप अगर मरने के करीब हैं, आप अगर बीमार हैं तो आप साउथ की तरफ मूव कर जाएं, यहाँ पे ना रहें। इसी तरह डिलीवरीज भी वहाँ पे बड़ी मुश्किल है क्योंकि इलाका ऐसा हार्श वेदर वाला इलाका है। तो मसलन एक जगह पे लिखते हैं कि वहाँ के टीचर्स को टीचिंग के साथ साथ गन चलाना भी ज़रूर सिखाते हैं कि आप जब बच्चों को स्कूल कंपाउंड को
चक्कर लगवाते हैं। और ठंड इतनी होती है कि हर आधे घंटे घंटे के बाद बच्चों को निकाल के आप थोड़ा सा उनको मूव अराउंड करवाते हैं ताकि उनका जिस्म गर्म रहे। तो उसके साथ वो टीचर अपने साथ गन भी रखती है ताकि ऐसा ना हो कि पोलर बियर अटैक करें और बच्चों पे, तो उनको गन भी सिखाई जाती है। वैसे भी लॉन्गियरबाइन के हर सिटीजन के पास, हर शहरी के पास लाइसेंस याफ्ता एक गन है। अगर आपके ऊपर पोलर बियर, स्पेशली जब वहाँ पे नाइट्स होती हैं विंटर में, तो आपके पास एक गन होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता पोलर बियर आप पे अटैक करता है तो आप उसको डिफेंड कर सकें। और अगर आप उसको मार देते हैं तो वहाँ पे आपने रिपोर्ट करना है कि मैंने पोलर बियर मार दिया है। एक किताब मोहतरम अल्ताफ शेख साहब ने, आपा मुमताज लाड़े, एक लेडी टीचर और अपने बच्चों और बसगिरदाई की खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने खुद लेडी टीचर होते हुए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे इतना फोकस किया कि आज उनके बच्चे बड़े बड़ी अच्छी जगहों पे हैं, PhDs कर चुके हैं, DIGs रैंक तक जा चुके हैं, पुलिस में उनके नाम पे किया है। और उसके अलावा अल्ताफ शेख साहब के लिखने का जो तरीका है, जो अंदाज़े बयां है, वो बड़ा फैसिनेटिंग है। मतलब आप पढ़ते जाएं, आपको लगेगा कि आपको उंगली से पकड़ के आपको घुमा रहे हैं पूरे इलाके। मसलन एक जगह पे लिखते हैं कि वहाँ पे कुत्ते लोग क्यों पालते हैं। हम तो यहाँ समझते हैं कि कुत्ते पालते हैं और शौकिया, वहाँ पे ज़रूरत है। वहाँ पे जो स्लेज होती हैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ गद्दा गाड़ी होती है, तो वो स्लेज जो हैं वो मूव करने के लिए वहाँ पे कुत्ते पाले जाते हैं, 6-6, 8-8 बांध के फिर कुत्तों को तो आगे पीछे मूव करने के लिए। बर्फ़ होती है, बर्फ़ पे वो फिसल जाती है स्लेज। अच्छा, वो खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहाँ पे घोड़े क्यों नहीं पाल रहे। तो घोड़े इसलिए नहीं पालते कि वहाँ पे घास नहीं है। कुत्ते तो हड्डियाँ गोश्त खा लेते हैं, घोड़े का क्या खाएंगे वहाँ पे। तो रस्म रिवाज, रहन सहन पे ज्योग्राफी का बड़ा असर पड़ता है। मैंने मोहतरम अल्ताफ शेख साहब पे अपनी थीसिस भी की है, और उसका यही उन्वान है कि ज्योग्राफी का तहजीब और तमद्दुन पे क्या असर पड़ता है। अल्ताफ शेख साहब इस वक्त तक 100 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। अगर आप उनकी उर्दू में किताबें पढ़ना चाहते हैं तो जापान के दिन, मलेशिया के दिन, ईरान के दिन, जहाज़ चलाने के दिन, कराची से कोपनहेगन तक, बहुत सारी किताबें। आए मैं आपको इस किताब के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लूँ। किताब के बारे में लिखते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं और लेटिट्यूड्स क्या हैं। आप जियोग्राफी के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स कहते हैं। फिर जो वो एक ख्याली तस्वीर होती है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, युगांडा, कीनिया, इन ममालिक से क्रॉस हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा एक ही मौसम रहती है क्योंकि वो इक्वेटर है। वहाँ पे सूरज की शुआ हमेशा एक जैसा रहता है। इसी तरह फिर 23.5 डिग्रीज पे नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है और 23.5 डिग्रीज साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाता है। इसी तरह 66.5 डिग्रीज पे नॉर्थ की तरफ, मतलब हमारी तरफ, आर्कटिक सर्कल आ जाता है। साउथ की तरफ मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल आ जाता है। उस आधे हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, हम अपने हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और आर्कटिक सर्कल से ऊपर बिल्कुल लास्ट में जाके उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और साउथ में बिल्कुल लास्ट में जाके साउथ पोल कहते हैं। तो ये टर्म्स हैं जो कि जियोग्राफी और हिस्ट्री के बच्चों को अच्छे से पता होनी चाहिए। ये किताब बड़ी फैसिनेटिंग है। अगर जियोग्राफी के बच्चे पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बच्चे पढ़ेंगे, तो उनको बड़े काम आ जाएगी। बिल्कुल आसानी से समझाते हैं, एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल में जाके समझाते हैं ताकि कुछ आप इंस्पायरेशन ले सकें, कुछ आप सीख सकें। फिर लिखते हैं कि ईद के दिन पे
आपको याद होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की और फवाद चौधरी साहब की, उस वक्त के जो साइंस के मिनिस्टर थे, बड़ी अच्छी सी क्लेश हुई थी कि फवाद चौधरी साहब उन दिनों कह रहे थे कि जब ये डेट होगी तो हम ईद मनाएंगे, क्योंकि 6 घंटे का उस वक्त चांद की उम्र जो होगी वो 6 घंटे की होगी, तो फर्स्ट हो जाएगी शवाल, हम ईद मनाएंगे। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह रहे थे कि नहीं, जब तक हम चांद नहीं देखेंगे ईद नहीं करेंगे। तो डॉक्टर वली ने उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं अल्ताफ शेख साहब, उनका ही रेफरेंस दिया है कि वो कहते हैं कि हमारे वजीर साहिबान को थोड़ी फिक्र पढ़नी चाहिए, और आलमी दीन जो हजरात हैं हमारे, उनको थोड़ी साइंस पढ़नी चाहिए कि चांद जब न्यूजीलैंड की साइड से पैदा होता है तो चांद देखने के लिए कम से कम उसकी उम्र 18 घंटे होनी चाहिए। जी हाँ, 18 या उससे आगे, उससे कम होगा तो चांद नजर ही नहीं आएगा। भले आप दूरबीन से देखें, किसी भी एंगल से देखें, किसी भी टूल से देखें, वो चांद आपको नजर नहीं आएगा। तो सही है, हमारे मौलवी साहबान को पता होना चाहिए कि भाई 18 घंटे का चांद नहीं है, तो आज देखने का फायदा ही नहीं है। ऐलान कर देंगे कल हम देखेंगे, कल नजर आ जाएगा तो ईद का ऐलान कर देंगे। ये क्या बात हुई कि आपको 18 घंटे से पहले भी। और इसी तरह साइंस के वजीर को भी पता होना चाहिए कि 6 घंटे के चांद पे मुसलमान ईद नहीं कर सकते, क्योंकि चांद नजर आना चाहिए। इस्लाम में कि चांद नजर आना चाहिए, तो वो नजर तब आएगा जब 18 घंटे का होगा, 6 घंटे वाला नजर नहीं आएगा, 16 वाले और नहीं, भी नजर नहीं आएगा। तो ये मिसालें दे के साइंस की, ज्योग्राफी की, एस्ट्रोनॉमी की फिर समझाते हैं कि वहाँ पे रमज़ान कैसे होता है, मालमो स्वीडन में, स्टॉकहोम में, ट्रोम्सो में, स्कैंडिनेवियन जो भी कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, वहाँ पे कैसे रमज़ान होता है। तो लिखते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम गए तो तकरीबन 21-22 घंटे का रोज़ा हो रहा था, क्योंकि दिन गर्मियों के दिन थे तो गर्मियाँ दिन बड़े होते हैं वहाँ पे। और जो 2-3 घंटे की जो रात होती है उसमें भी ये नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है कि पूरा सूरज गुरूब हो जाता है, फिर 8-10-11 घंटे के बाद मशरिक से तुलू होता है और फिर हम सुबह को, इस तरह नहीं होता वहाँ पे। वो जो 2-3 घंटे सूरज गुरूब भी हो जाता है तो रोशनी रहती है। अब उसके लिए टर्म्स यूज कर रहे हैं, सिविल ट्यूबलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूबलाइट, नॉटिकल ट्यूबलाइट। तो वो समझा रहे हैं कि जब सूरज गुरूब होता है तो 6 सेंटीग्रेड 6 डिग्री नीचे जाता है तो उसको सिविल ट्यूबलाइट कहते हैं। हर चीज नजर आती है, सूरज गुरूब हो गया लेकिन रोशनी रहेगी। उसके बाद जब 12 डिग्री नीचे जाता है तो उसको नॉटिकल ट्यूबलाइट कह रहे हैं। फिर और 18 तक जब जाता है तो एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूबलाइट। उसके बाद जाके रोशनी खत्म हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। तो इसी तरह जब तुलू होता है सूरज तो भी 18 डिग्रीज नीचे से जब ऊपर ऊपर आता जाता है तो अंधेरा खत्म होता जाता है और रोशनी बढ़ती जाती है, जिसे हम शफक कहते हैं उर्दू में। तो ये चीजें पढ़ने के लायक हैं। और लिखने का जो अंदाज है वो बिल्कुल सादा, आम फहम, बार बार वही चीज, थोड़ी रिपीटिशंस भी है क्योंकि कॉलम से, तो कॉलम्स में ये है कि वही चीजें थोड़ी रिपीट भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी सफेद रातें, वाइट नाइट्स होती हैं वहाँ पे। मैंने आपको बताया कि 2-3 घंटे की जो नाइट होती है, सूरज इतना नीचे जाता ही नहीं है। सूरज बिल्कुल नीचे चला जाए 10-12 घंटे के लिए, उसके बाद उभर के आए तो वो नाइट हो ना। वो 2-3 घंटे घूम के वहीं से आ, वापस आ जाता है, तो वो रोशनी सी रहती है। और फिर नादरन लाइट्स भी होती हैं, वो तो फिर जब वहाँ पे लंबी रातें होती हैं, 4 महीने की, 5 महीने की, तो उसमें नादरन लाइट्स होती हैं, तो उसमें भी जो 2-3 घंटे का सूरज होता है वो नजर नहीं आता। अच्छा, एक हॉस्पिटल का बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल फरवरी के किसी मखसूस तारीख पे उस हॉस्पिटल की सीढ़ियों तक सूरज की रोशनी आती है, तो पूरा शहर वहाँ पे जमा हो जाता है और खुशियाँ मनाता है, आज सूरज नजर आएगा। इसी तरह फिर अगले दिन और आगे और आगे और आगे, फिर वक्त आता है कि सूरज हमेशा इन ममालिक में
छाया रहता है, गर्मी आ जाती है तो 20, 21, 22 घंटे की दिन होता है, और वो फिर जो रात होती है 2, 3 घंटे की, वो भी नाइट नहीं होती, रोशनी हमेशा से रहती है। तो जो वहाँ पे काम काज है वो बिल्कुल सुई की, घड़ियाल की जो सुई है उसके ऊपर चलता है, आपकी रिस्ट वॉच की सुई के ऊपर चलता है। भले 4 महीने की नाइट हो, 5 महीने की नाइट हो, मुसलसल हार्श वेदर हो, लेकिन काम वो अपने टाइम पे करेंगे, स्कूल अपने बच्चे टाइम पे जाएंगे। किसी को कोई, हमारे पास तो बारिश हो जाती है तो आपको पता है, हम कहते हैं बस हम तो डूब गए, लेकिन वहाँ नहीं है इस तरह। फिर अल्ताफ शेख साहब लिखते हैं कि एक से जायद मशरिक और मगरिब भी होते हैं। वो समझा रहे हैं कि मशरिक और मगरिब, सर्दियों में सूरज तो तुलू होता है लेकिन एक साइड से नहीं होता, थोड़ा एंगल चेंज कर देता है। इसी तरह गर्मियों में दूसरा एंगल होता है, उनके बारे में बता रहे हैं। फिर वहाँ की यूनिवर्सिटीज के बारे में बहुत लिखा है अल्ताफ शेख साहब ने, बहुत ही अच्छे से लिखा है। अच्छा, मैं आपको बताना चलूँ कि इस किताब में दो मुकदमात भी हैं। एक पीर रहमतुल्लाह साहब, जो नॉर्वे के बिल्कुल लास्ट रीजन तक गए, उन्होंने किताब लिखी है यूरोप के रोशन दिन और रातें। वो गर्मियों में गए तो वहाँ हमेशा रोशनी रही है, उनको रोशनी नजर आई है। उनका मुकदमा भी अल्ताफ शेख साहब ने लिखा है, तो वो भी इस किताब में शामिल है। और वहाँ तक एक इनके क्लासमेट रफ़ी काचलो साहब की बेटी भी गई है, अनुष्का काचलो, जो कि बाय प्रोफेशन लॉयर है लंदन में, लेकिन वो 50 kg का स्लेज भी लेके गई हैं खींचते हुए, और नॉर्थ पोल को जाके उन्होंने टच किया है, लास्ट रीजन जो उनका बनता है नॉर्वे में। तो उनका, शी वॉज फर्स्ट पाकिस्तानी, और वहाँ पे झंडा लहराया है पाकिस्तान का। अनुष्का काचेलो को तस्वीर भी दी अपने क्लासमेट, यानी उनके वाले साहब रफ़ी काचेलो के साथ, और उनके भाई फैसल काचेलो। सिंध में बड़े मशहूर हैं इनके मैंगोस, काचेलो फ्रूट फार्म के नाम से बड़े मशहूर हैं। तो रफ़ी काचेलो साहब की बेटी हैं अनुष्का काचेलो, वो लास्ट वहाँ तक गई हैं। दूसरा जो मुकदमा है इस किताब में, वो मोहतरम मशहूर वकील हैं सक्खर के शबीर शर साहब। वो घूमे हैं आपका दुबई, उसके बाद उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान। तो उनका मुकदमा लिखते हुए बड़ी अजीब सी बातें और दिलचस्प सी बातें लिखी हैं अल्ताफ शेख साहब ने, कि शिकारपुर के हिंदू सेठों ने उस वक्त हुंडी सिस्टम कायम किया था कि आप यहाँ पे किसी सेठ को पैसे दें अपने, वो आपको खत लिख के देंगे और अपनी मोहर रसीद करेंगे, फिर आप वही खत लेके जाएं बुखारा, ताशकंद, और वहाँ पे किसी उनके पार्टनर को दें जो उनके साथ बिजनेस करते हैं, वो आपको वहाँ पे कैश दे देंगे। कैश उठा के जेब में घूमने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हुंडी सिस्टम उस वक्त के शिकारपुर के हिंदू सेठों ने शुरू किया था। और एलेक्जेंडर बर्न्स का भी वहाँ पे मिसाल दे रहे हैं कि जब वो वहाँ पे गए तो वो कह रहे हैं कि शिकारपुर के सेठों की कितनी कोठियाँ हैं यहाँ पे, बुखारा में, ताशकंद में, बहुत सारी मिसालें दी। आज शिकारपुर क्या है, कबायली झगड़ों की वजह से मशहूर है। दुख होता है, शिकारपुर उस वक्त क्या था, आज क्या है। इसी तरह वहाँ पे लिखा है स्वीडन में कि हमारे रईस वडेरे यहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटीज नहीं बनाते, वहाँ पे जो भी फौत हो जाता है तो अपनी जो भी पीछे की जो भी माल मिलकत है वो वक्फ कर जाता है किसी स्कूल के नाम, किसी हॉस्पिटल के नाम, पूरी ज़िंदगी वो उन्हीं के नाम से चलती रहती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पाकिस्तानी बच्चे जाके पढ़ भी सकते हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनकी भी यहाँ पे प्रोफाइल्स दी हैं। तो लिख रहे हैं कि हमारे रईस वडेरे यहाँ के चौधरी एलीट, वो क्यों नहीं स्कूल यूनिवर्सिटीज़ बनाते, ना तो अपने बच्चों को इतनी तालीम और तरबियत पे ध्यान देते हैं, ना किसी गरीब के लिए सोचते हैं। वहाँ पे सदियों से इदारे कायम हैं, बड़े मशहूर इदारे कायम हैं। गोथनबर्ग का लिखा है कुछ, और ऐसी फिनलैंड के लिए लिखा है। फिनलैंड की तो
जो एजुकेशन है वो आपको पता होगा कि दुनिया में फर्स्ट पोजीशन लेता है वो हर साल तकरीबन। नॉर्वे और स्वीडन की तरफ हमारी पाकिस्तानियों की दूसरी जनरेशन, पहली जनरेशन तो हमारी जो गई थी वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बस वहाँ गए, मेहनत की। अब जो उनकी दूसरी जनरेशन या तीसरी जनरेशन है वो अब वहाँ पे पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, वहाँ की अच्छी अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं, वाइट कलर जॉब्स। तो उनके नाम भी दिए हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्वे की दो मशहूर पाकिस्तानी औरतें, अफशा रफीक और दिया खान। आबिद कयूम साहब का वहाँ पे प्रोफाइल दी है। फिर कहते हैं कि शिया और सुन्नी एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। फिर मसाजिद की थोड़ी तारीख लिखी है कि यूरोप की तरफ जो मसाजिद थी, मैंने आपको बताया ना कि ट्रोम्सो में अल्ताफ शेख साहब फर्स्ट टाइम गए हैं, 70s की बात है। तो वहाँ पे एक जेकाबाद का उनको नौजवान मिला है, जिससे पूछ रहे हैं भैया रोज़ा किस टाइम खोलते हैं, किस टाइम इफ्तारी होती है, किस टाइम सहरी होती है। तो कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता, मैं भी बस आया हुआ हूँ, किसी दोस्त को देखता हूँ वो यहाँ पे रोज़ा खोलता है तो मैं भी खोल देता हूँ, वो नमाज पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, मुझे भी यहाँ सही से नहीं पता। क्योंकि वहाँ डॉक्टर वलीद का बता रहे हैं कि जब 21-22 घंटे का रोज़ा होता है तो वो तो हम रखते हैं, लेकिन जब बिल्कुल हमेशा रोशनी रहती है और पता ही नहीं चलता कि कब सूरज तुलू हो रहा है, कब गुरूब हो रहा है, तो फिर हम सऊदिया को फॉलो करते हैं। जब 4 महीने 5 महीने का जो दिन होता है उसमें सूरज गुरूब ही नहीं होता, हमेशा वही आधा घंटा 1 घंटा अगर जाता भी है तो वापस आके आ जाता है, तो उसको उसमें हम ये करते हैं कि सऊदिया को हम फॉलो करते हैं। अच्छा, 21-22 घंटे का रोज़ा होता है तो फिर इसी तरह सर्दियाँ होती हैं तो 2-3 घंटे का भी रोज़ा हो जाता है, ये सहूलत भी है। फिर मसाजिद पे आ जाते हैं कि सफ़ेद रंग की मस्जिद है वहाँ पे, सबसे बड़ी एराजी की मस्जिद है, पुरानी मस्जिद, यूरोप की बहुत सारी मसाजिद को वहाँ पे जिक्र किया है। और लिखते हैं कि नॉर्थ में हमेशा सूरज किस तरह रहता है, ये बड़ी अजीब सी बात लिखी है कि वो कहते हैं कि हम जब अपने जहाज के डेक पे आते थे तो पता नहीं चलता कि चांद है या सूरज, वहाँ पे इस तरह उनका मिक्सचर हो जाता है कि पता नहीं चलता था। बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। अपने दोस्त के साथ जो लॉन्ग ईयर बाइंग गए हैं तो उनकी जो बातें लिखी हैं कि हर रेस्टोरेंट, हर शॉप के बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो पोलर बियर थे वो मर गए, लिहाजा अपनी बंदूक दरवाजे के बाहर टांग के फिर अंदर आए, क्योंकि हर बंदे के पास वहाँ पे बंदूक होती है, तो वो कहते हैं कि बंदूक आप बाहर रख के आए। ओस्लो और स्टॉकहोम से ऊपर के शहरों की ठंड, बहुत ठंड है। मैंने आपको बताया कि लिखते हैं मालमो और ऐसे जो सिटीज़ हैं वो तकरीबन 56 पे, तो यहाँ पे फिर भी बचत है। लेकिन 66.5 से ऊपर ऊपर जो भी आर्कटिक सर्किल का इलाका है, लेकिन फिर भी लिखते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि इनके एक अच्छे दोस्त हैं सैयद आशिफ हुसैन शाह, वहाँ से पढ़ के आए। और आज भी सनम नूर पेचुओ का लिखा है कि ट्रोम्सो नॉर्वे में पढ़ रही हैं। इसी तरह मिस रुखसाना कांदड़ो का लिखा है कि फिनलैंड में पढ़ रही हैं। कंबर के एजाज शेख साहब का लिखा है, दादू के अब्बास खुश और लड़काना के मंसूर जुनेजो का, कि वो फिनलैंड के योस का योवोस्कोला सिटी है वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। फिर एस्टोनिया के बारे में लिखा है। तो ये लिखने का जो उनका कि कम से कम यहाँ की जो जनरेशन है वो स्कॉलरशिप्स पे वहाँ जा सके, वहाँ पढ़ सके। और बता रहे हैं कि 70s में वहाँ पे क्या होता था, 60s में वहाँ क्या होता था, आज वो ममालिक कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हालांकि बहुत ठंड है, 4-4 महीने की रात होती है, 5-5 महीने की नाइट होती है, लेकिन फिर भी तरक्की वो करते आ रहे हैं, तालीम उन्होंने अपनी नहीं छोड़ी। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।